नमस्कार। आज हम भारतीय लघु चित्रकला की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। हमारा ध्यान केंद्रित होगा एक बेहद खूबसूरत और मशहूर पेंटिंग पर जिसका नाम है मारू रागिनी। हमारे पास इस कलाकृति से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हमारा इरादा है इन स्रोतों की मदद से इस पेंटिंग की परतें खोलना, मतलब उसकी बारीकियों को समझना और इसके पीछे छुपी कहानी और कलात्मकता को उजागर करना। तो चलिए इस शानदार चित्र की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी जानकारी से। ये पेंटिंग जो है ये मेवाड़ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसे कलाकार साहिबदीन याहचा था। हाँ, साहिबदीन बहुत मशहूर कलाकार थे वो मेवाड़ के। बिल्कुल, मेवाड़ यानी आज का उदयपुर, राजस्थान चित्रकला की इस शैली का कह सकते हैं गढ़ रहा है। और जहां तक समय की बात है, ज्यादातर स्रोत इसे लगभग 1628 ईस्वी का बताते हैं, जब महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल था। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि इसे बनाने की तकनीक क्या थी, मतलब कैसे बनाया गया इसे। हाँ, बताइए जरा। ये कलाकृति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की शोभा बढ़ा रही है, वहीं रखी है सुरक्षित। अच्छा, नेशनल म्यूजियम में है ये, ठीक है। तो अब जरा पेंटिंग के अंदर झांकते हैं। ये एक खड़ी पेंटिंग है, मतलब वर्टिकल। इसकी ऊंचाई चौड़ाई से ज्यादा है और इसमें जो मुख्य दृश्य है वो एक शाही जोड़े का है, एक राजा और रानी जी, जो एक सजे धजे ऊंट पर सवार हैं। पहली नजर में ही ये दृश्य आंखों को भा जाता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत राजसी और रोमांटिक सा लगता है। वही तो। और देखिए, मेवाड़ शैली की पहचान भी इसमें साफ झलकती है। जरा रंगों पर गौर कीजिए। पीछे का हिस्सा यानी पृष्ठभूमि वो चटकीले पीले रंग की है। हाँ, एकदम पीला। और सामने का हिस्सा अग्रभूमि वो हल्के हरे रंग से दर्शाया गया है। और इन दोनों के बीच में ऊपर की तरफ गहरे नीले आसमान की एक पतली सी पट्टी है। अच्छा, तो पीला, हरा और नीला। हाँ, ये जो रंगों का संयोजन है और उनका सपाट तरीके से इस्तेमाल, मतलब फ्लैट कलर्स जिसे कहते हैं, ये मेवाड़ शैली की खासियत है। इसमें गहराई दिखाने के लिए शेडिंग का प्रयोग कम होता है, रंग खुद ही मतलब अपनी बात कहते हैं। सही कहा। और वो ऊंट भी देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरे जोश में तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, एक मूवमेंट है उसमें। राजा और रानी तो उस पर विराजमान हैं ही, लेकिन उनके साथ जमीन पर दो पुरुष अनुरक्षक या अंगरक्षक भी हैं जो ऊंट के साथ साथ दौड़ रहे हैं। ये एक तरह से गति का एहसास दिलाता है। और केवल वही दो नहीं, ध्यान से देखें तो एक और व्यक्ति है, शायद कोई सेवक होगा। वो ऊंट की लगाम थामे उसे आगे से राह दिखा रहा है, बिल्कुल आगे। ओह अच्छा, हाँ, वो आगे है। और फिर उन दो अनुरक्षकों के भी आगे एक शिकारी कुत्ता दौड़ता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा कारवां हरकत में है, जिसे कहीं जा रहे हो। एक यात्रा का दृश्य है ये। अच्छा, और इन किरदारों के पहनावे के बारे में कुछ खास? कपड़े वगैरह कैसे हैं? हाँ, यहाँ एक और शैलीगत विशेषता सामने आती है। सभी किरदारों के कपड़े, चाहे वो राजा रानी हो या सेवक, वो सपाट रंगों में दिखाए गए हैं। उनमें सिलवटें या उभार दिखाने के लिए ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। रंग बिल्कुल फ्लैट भरे हुए हैं, जैसे बच्चों की ड्राइंग में होता है कभी कभी। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं, पर बहुत कुशलता से किया गया है। ये उस दौर की लघु चित्रकला, खासकर मेवाड़ शैली की एक आम पहचान थी। हाँ, कुछ जगहों पर बारीकी से देखने पर पारदर्शी सफेद रंग का हल्का इस्तेमाल भी नजर आता है, शायद कपड़ों की बनावट या जेवरों की चमक दिखाने के लिए। ओके। और ऊंट को तो खूब सजाया गया है। रंगीन काठी है, गहने हैं, जो शाही सवारी की शान को दिखाता है। ये छोटी छोटी बातें कितनी अहम होती हैं। जैसे स्रोत बताते हैं कि राजा ने अपने दाहिने हाथ में एक फूल पकड़ा हुआ है और वो सीधे सामने देखने के बजाय रानी की ओर निहार रहे हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर डिटेल है। इससे ये महज एक सवारी का चित्रण नहीं रह जाता, इसमें एक भावनात्मक जुड़ाव दिखने लगता है। और हाँ, पेंटिंग के सबसे ऊपर देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है, मारू श्री रागिनी। ये टाइटल है शायद। बिल्कुल, ये शीर्षक ही हमें इसके गहरे अर्थ की ओर ले जाता है। लेकिन उस पर आने से पहले एक और दिलचस्प बात है जो स्रोत में मिलती है, वो है तारीख का जिक्र। तारीख? हमने तो 1628 की बात की थी। हाँ, की थी। वहीं एक स्रोत में संवत 1685 का भी उल्लेख है। अब संवत जो है वो एक भारतीय कैलेंडर प्रणाली है, विक्रम संवत। हाँ, संवत। तो संवत 1685 का मतलब ईसवी सन में लगभग 1628 ही होता है। तो शायद ये उसी तारीख की पुष्टि है। लेकिन कुछ व्याख्याएं संवत 1685 को बाद का समय यानी लगभग 1728 ईस्वी भी मानती हैं।
हालांकि 1685 वीसा का 1628 ईस्वी में बदलना ज्यादा मान्य है। अच्छा, तो तारीख को लेके थोड़ी मतलब कंफ्यूजन है या अलग-अलग राय हैं? हाँ, थोड़ी अस्पष्टता कह सकते हैं। ऐसा कला इतिहास में अक्सर होता है। हो सकता है बाद में किसी ने ये संवत अंकित किया हो या अलग-अलग प्रतियों में भिन्न जानकारी दर्ज हो। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को समझना, खासकर सदियों पुरानी कलाकृतियों के मामले में, एक जासूसी काम जैसा हो सकता है। हाँ, सही बात है। लेकिन जो बात तय है वो है इस पेंटिंग की शैलीगत सुंदरता। चेहरों को देखिए, खासकर प्रोफाइल में बने चेहरे। उनकी बाहरी रेखाएं कितनी लयबद्ध हैं, उनमें एक संगीत सा है। ये रिदमिक लाइंस भी मेवाड़ शैली की पहचान है। रिदमिक लाइंस, लयबद्ध रेखाएं। हाँ, और चमकीले लेकिन प्राकृतिक लगने वाले रंगों का प्रयोग नायक नायिका के भावों और कहानी के मूड को उभारने में मदद करता है। तो हमने पेंटिंग के रूप, रंग, बनावट और शैली की बात कर ली। हाँ, अब उस शीर्षक पर वापस आते हैं, मारू श्री रागिनी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी अवधारणा छुपी है ना, आपने कहा था। निश्चित रूप से यहीं से इस पेंटिंग का असली महत्व और गहराई समझ में आती है। ये चित्र दरअसल एक बड़े रागमाला श्रृंखला का हिस्सा है। रागमाला, ये क्या होता है? रागमाला चित्रकला भारतीय कला की एक बहुत ही अनूठी और आकर्षक विधा है। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलग-अलग रागों और रागिनियों को इंसान के रूप में या किसी खास दृश्य के जरिए चित्रित किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। अरे वाह, मतलब म्यूजिक को पेंटिंग में दिखाना। हाँ, एक तरह से वही। हर राग या रागिनी का अपना एक खास भाव होता है जिसे रस कहते हैं। उनका एक चरित्र होता है, समय और मौसम होता है, और कलाकार उसे रंगों और रेखाओं के माध्यम से साकार करने की कोशिश करता है। ये तो कमाल की बात है, मतलब संगीत को आंखों से देखना। तो इस पेंटिंग में मारू नाम की रागिनी को दिखाया गया है। हाँ? और इसे राग श्री की साथी या पत्नी माना जाता है, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही। मारू रागिनी को अक्सर राग श्री की संगिनी के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये पेंटिंग मूल रूप से संगीत के एक सुर का, एक मूड का मानवीकरण या दृश्यांकन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है इसमें? कुछ और भी है? हाँ, यहीं पर कलाकार साहिबदीन की असली प्रतिभा दिखती है। उन्होंने इस रागमाला चित्रण में एक और लोकप्रिय विषय को बड़ी खूबसूरती से गूंथ दिया है। वो विषय है राजस्थान की अमर लोक कथा ढोला मारू। ढोला मारू, अरे हाँ, ढोला मारू की कहानी तो बहुत मशहूर है। उनकी ऊंट की सवारी वाली तस्वीर तो काफी जानी पहचानी है। तो क्या ये राजा रानी असल में ढोला और मारू हैं? स्रोत यही बताते हैं। ऊंट पर सवार ये जोड़ा जो मारू रागनी का चित्रण है, वही दरअसल ढोला और मारू का प्रतीक भी है। अच्छा। ढोलो मारू की प्रेम कहानी में वे कई मुश्किलों का सामना करते हुए ऊंट पर सफर करते हैं, रेगिस्तान में। साहिबदीन ने इसी लोककथा के सबसे प्रसिद्ध दृश्य को मारू रागिनी के चित्रण के लिए आधार बनाया। कमाल है। हरी कला की रागमाला परंपरा और दूसरी तरफ आम लोगों में प्रचलित लोक कथा। ये तो सचमुच अद्भुत है। साहिबदीन ने कितनी कुशलता से इन दोनों धागों को एक साथ बुना है। ये दिखाता है कि उस दौर के कलाकार सिर्फ नियमों में बंधे नहीं थे, बल्कि वे अपनी रचनात्मकता से अलग अलग स्रोतों को मिलाकर कुछ नया भी रच रहे थे। इसने तो पेंटिंग को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। हाँ, ये उस समय की कलात्मक सोच और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी उदाहरण है। कला सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं थी। वो संगीत, साहित्य, लोक कथाओं सबसे प्रेरणा लेती थी और उन्हें एक कैनवस पर समेट लेती थी। ये पेंटिंग महज एक चित्र नहीं, बल्कि अपने समय का एक सांस्कृतिक दस्तावेज दी है, कह सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम इस पेंटिंग में झलकने वाले मानवीय मूल्यों या संदेशों की बात करें तो क्या नजर आता है? मुझे तो सबसे पहले राजा यानी ढोला का रानी मारू की ओर देखना और हाथ में फूल पकड़ना, ये उनके आपसी प्रेम और समर्पण का प्रतीक लगता है। साफ तौर पर, निश्चित तौर पर प्रेम और भक्ति का भाव इसमें प्रमुख है। ये सिर्फ एक शाही जोड़ा नहीं, बल्कि प्रेम कहानी के नायक नायिकाएं हैं, जिनके बीच का गहरा रिश्ता इस नजर और हाव भाव से प्रकट होता है। ये उस शाश्वत प्रेम का चित्रण है जो लोक कथाओं का आधार होता है। और दूसरा मूल्य जो मुझे दिख रहा है वो है निष्ठा, लॉयल्टी। जो सेवक और अनुरक्षक साथ में दौड़ रहे हैं, वे अपने स्वामी स्वामिनी के प्रति पूरी तरह समर्पित लग रहे हैं।
उनकी दौड़ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि कर्तव्य परायणता का भी प्रतीक है, जैसे उनकी ड्यूटी है ये। बिल्कुल सही कहा। ये निष्ठा और वफादारी का मूल्य उस समय के सामाजिक ताने बाने में बहुत महत्वपूर्ण था। शासक और शासित या मालिक और सेवक के बीच का ये रिश्ता आपसी विश्वास और कर्तव्य पर आधारित होता था। इन दौड़ते हुए सेवकों और अनुरक्षकों का चित्रण इस निष्ठा को उजागर करता है। हाँ, वे न सिर्फ शाही जोड़े की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि उनकी यात्रा को सुगम बनाने में भी सहायक हैं। तो ये पेंटिंग हमें उस दौर के सामाजिक मूल्यों की भी एक झलक देती है। प्रेम, समर्पण, निष्ठा और कर्तव्य का पालन। इन मूल्यों को इस तरह कला के माध्यम से व्यक्त करना कितना प्रभावशाली है। ये सिर्फ कहानी नहीं सुना रही बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर रही है। हाँ, और यही अच्छी कला की पहचान है। वो देखने में सुंदर तो होती ही होती है, साथ ही उसमें गहरे अर्थ और विचार भी छिपे होते हैं जो समय के साथ भी प्रासंगिक बने रहते हैं। प्रेम और निष्ठा जैसे मूल्य तो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मारूरागनी पेंटिंग कई वजहों से खास है। एक, ये मेवाड़ शैली का बेहतरीन उदाहरण है जिसमें साहिबदीन की कलाकारी दिखती है। वो चटकीले सपाट रंग, लयबद्ध रेखाएं, पीला, हरा, नीला। 2, ये रागमाला श्रृंखला का हिस्सा है, यानी संगीत के एक सुर मारूरागनी का कलात्मक रूपांतरण। सही। 3, इसमें बड़ी चपराई से राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू को भी शामिल किया गया है, जिससे ये शास्त्रीय और लोक परंपरा का संगम बन जाती है। बिल्कुल, वो फ्यूजन बहुत महत्वपूर्ण है। और 4, ये प्रेम, समर्पण और निष्ठा जैसे मानवीय मूल्यों को खूबसूरती से दर्शाती है। ये सारी बातें मिलके इसे भारतीय लघु चित्रकला का एक अनमोल रत्न बनाती हैं। कलाकार ने महज कुछ इंच के कागज पर इतिहास, संगीत, लोककथा और मानवीय भावनाओं की एक पूरी दुनिया रच दी है। बिल्कुल। पर ये थी साहिबदीन की कूची से निकली मारूरागनी की कहानी और उसकी कलात्मक गहराइयों की हमारी समझ। जैसा कि हमारे स्रोतों ने हमें बताया, एक छोटी सी पेंटिंग लेकिन कितनी सारी बातें अपने अंदर समेटे हुए, वाकई। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है ना? कला की ये क्षमता कितनी अद्भुत है कि वो अलग अलग विधाओं और परंपराओं जैसे शास्त्रीय संगीत और लोक कथा को एक साथ पिरो सकती है, और कैसे एक लघु चित्र अपने सीमित आकार में भी इतनी कहानी, इतने भाव और इतने सांस्कृतिक संदर्भ समेट सकता है। हाँ, आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना विशाल और फैला हुआ है, वहीं छोटी सी कलाकृति हमें एकाग्रता और गहराई के महत्व की याद दिलाती है। इस पर सोचा जा सकता है। सचमुच एक विचारणीय प्रश्न। और इसी विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं। उम्मीद है मारूरागनी की इस दुनिया की सैर आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।